गुड गुड आफ्टरनून फ्रेंड, वी स्टार्ट आवर हिंदू डिस्कशन ऑफ 15 ऑफ जून। तो हम 15 ऑफ जून का हिंदू डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जो हम पढ़ेंगे वो आज हम पढ़ने वाले हैं। इतना कुछ एडिटोरियल नहीं आया तो हम एडिटोरियल आज अलग से नहीं लेंगे, हम ये साथ में एडिटोरियल कर लेंगे क्योंकि कोई चीज़ ऐसा अलग से नहीं आया एडिटोरियल के बारे में। तो 15 ऑफ जून का हिंदू हम स्टार्ट करते हैं। जो फ्रंट पेपर पे न्यूज़ है वो रिलेटेड है G7 से रिलेटेड। तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि G7 क्या है, G7 ग्रुप बना कैसे। आज मैंने उसके लिए कुछ स्पेशल नोट्स तैयार किए हैं क्योंकि स्पेशल गैजेट आया मेरे पास, पेन भी आ गया है, तो उसके लिए मैंने स्पेशल नोट्स तैयार किए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो न्यूज़ आती है रिलेटेड टू आती है वो उसमें जो बात की गई है अभी इंडिया के ऊपर चीज़ें क्या लगाया गया, क्या इंडिया कर्व कर रहा है कि इंटरनेट को कर्व कर रहा है। ठीक है, इंडिया को एज ए स्पेशल गेस्ट इसमें रिक्वेस्ट बुलाया गया था, स्पेशल रिक्वेस्ट पे, मतलब एज ए गेस्ट लेक्चर के लिए इंडिया को, ऑस्ट्रेलिया को, साउथ अफ्रीका को और साउथ कोरिया को बुलाया गया था। अब वो ठीक है बुलाया गया था, उसके बाद जब इंटरनेट शटडाउन की बात है तो इंडिया का नाम उसमें आया कि इंडिया बहुत शटडाउन करता है, इंटरनेट शटडाउन इंडिया करता है और एक सोसाइटी के लिए हार्मफुल है कि इंडिया ऐसे शटडाउन करता है। फिर कश्मीर एक्सपीरियंस देखा गया सबसे ज़्यादा, जो 2019 के बाद जो 370 जब वहाँ से हटी थी, 370 जो आर्टिकल वहाँ से ख़त्म किया गया था, उसके बाद वहाँ पे एक लॉन्ग पीरियड टाइम के लिए इंटरनेट शटडाउन रहा है। फिर हांगकांग का इशू बताया गया, चाइना ने भी किया है कि हांगकांग के अंदर। तो ये सारी बात की गई कि फ्रीडम में क्या है, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि यू हैव ए राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आपका राइट है। जैसे आर्टिकल 19(1) आपका बोलता है कि आप 19(1)A जिसके अंदर फंडामेंटल राइट बोला जाता है, जो इंटरनेट एक्सेस को बोला गया। तो आपके डेमोक्रेसी का राइट है कि आप अपना अधिकार बोल पाएँ, जो सही चीज़ है, जिससे कोई दंगा ना भड़के, जिससे कोई कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो सोसाइटी में। अगर आप ऐसी चीज़ कोई बोल रहे हैं वो आपका राइट है। डेमोक्रेसी यही बोलती है कि फ्रीडम में आपको एक ऑथोरिटेरियन रूल नहीं होना चाहिए, ठीक है, इलेक्ट्रल इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, किसी में करप्शन कम होना चाहिए, इकोनॉमिक एक कोरेंस होना चाहिए, आपका बहुत सारी चीज़ होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें एक पार्ट है, इंटरनेट भी एक पार्ट है डेमोक्रेसी का, तो वो भी एक तरह से आप ऐसे हार्म नहीं करना चाहिए। फिर इंडिया ने क्या बोला कि ये हमारा मतलब कि हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम लॉकडाउन क्यों लगाया, उसके अपने रीजंस हैं। वो बोलते हैं, इंडिया वाले बोलते हैं फॉर द सिक्योरिटी पर्पस के लिए हमने लगाया, फॉर द पब्लिक सेफ्टी के लिए लगाया, फिर डाइवर्सिटी को ब्रेक ना हो लो उसके लिए हमने लगाया, पब्लिक सेफ्टी के लिए। तो हम इसमें से तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है पढ़ने का। हम पढ़ेंगे इंटरनेट शटडाउन इन इंडिया। इंटरनेट शटडाउन इन इंडिया, क्या क्या रीज़न है, क्या उसके पॉजिटिव पॉइंट है, फेवर में क्या है, अगेंस्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट क्या है उसके ऊपर, और G7 के बारे में पढ़ेंगे। तो हम आते हैं अपने नोट्स के ऊपर, हम स्टार्ट करते हैं अपने नोट्स से। जो पहला जो क्वेश्चन आता है मेंस का, अगर आप लिखना चाहें ये क्वेश्चन लिखना, और टेलीग्राम का एक ग्रुप है @UPSC_हिंदू करके, इस पे जाना और PDF फॉर्म में ये आंसर राइटिंग वहाँ पे सबमिट कर देना, और मैं उसका एवेल्युएट करके आपको बैक सेंड कर दूंगा कि क्या क्या है, चेक करके पूरा नंबर देके बैक सेट कर दूँगा क्या क्या आपको उसमें करना था। अब इंटरनेट शटडाउन इन इंडिया वो क्या है, इंटरनेट शटडाउन है इंडिया में, उसके बाद इंटरनेट शटडाउन के कुछ लॉ हैं जिसके अंदर ये शटडाउन किया जाता है। क्या कोई इंडिया में इसके रिलेटेड कोई लॉ है? हाँ भाई, उसके रिलेटेड लॉ है। जैसे लॉ है आपका टेम्परेरी सस्पेंशन टेलीकॉम सर्विसेज, पब्लिक इमरजेंसी और पब्लिक सेफ्टी के लिए रूल 2017 में आया। भाई ये 2017 में आया, तो इससे पहले भी क्या लॉ होता था? उससे पहले सेक्शन 144 कहते हैं, धारा 144 लगी हुई है, तो सेक्शन 144 और CRPC का यूज़ करते थे, तब तक ये रूल नहीं आता था। तो इसके पावर किसके पास होती है धारा 144 लगाने में? DM के पास होती है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर के पास होती है, DC के पास होती है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास होती है। तो ये वाला एक रूल है। उसके बाद फिर ये वाला आ गया, तो ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद कौन सा आया? उसके बाद आया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आया। इसमें क्या था कि ये इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो आपका एक्ट है उसके अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, उसके अंदर भी हम बैन कर सकते हैं इंटरनेट को। कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी मतलब सेक्टर लॉ में एक तरह से ये प्रिंसिपल इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ है। कोई भी मतलब आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कोई भी इधर उधर सेंड कर रहे हैं मैसेज, वो इससे ब्लॉक आप कर सकते हैं। चलो अच्छी बात है। अब दूसरा कौन सा आता है? दूसरा एक और लॉ है इंडिया के पास, वो है आपका इंडिया टेलीग्राफ एक्ट 1985। ये अंग्रेजों के ज़माने से है। इसमें सेक्शन 5(2) करता है, अलाउ करता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को। देखो जो सस्पेंशन वाला था, टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ टेली सर्विस, में किसमें सेंट्रल और स्टेट के जो सेक्रेटरी है ना गवर्नमेंट का, वो पावर होती है उनके पास। 144 में DC भी कर सकता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी कर सकता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में इसमें सेंट्रल मिनिस्ट्री होती है, जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ IB है, उसके पास पावर होती है। फिर टेलीग्राफ एक्ट जो 1985 का है, उसमें सेक्शन 5 अलाउड करता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को टू मतलब कि प्रिवेंट करना, ट्रांसमिशन करना कोई भी ऐसा मैसेज जो पब्लिक इमरजेंसी, इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक सेफ्टी के लिए हो, ऐसा मैसेज
सर्कुलेट कर रहा है उसको रोकने के लिए, या सोवरेनिटी इंटीग्रिटी को हार्म कर रहा है, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट को कर रहा है, तो आप इस वाले एक्ट के अंडर में बैन कर सकते हैं। सेंट्रल और स्टेट दोनों कर सकते हैं। तो मैंने आपको ये लॉ बताया, ये तो इंडिया में लॉ है जो शट डाउन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब फेवर में क्यों है, देखो कुछ पॉइंट आपको इसमें से मिल चुके हैं, सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी। तो मैं आपको बताता हूँ, नेशनल सिक्योरिटी एंड सोवरेनिटी फेवर में इसलिए। प्रिवेंटिव रिस्पॉन्स मतलब जैसे आपको पता लगा यहाँ पे दंगा होने वाला है, आप पहले ही वहाँ पे चीज़ों को ब्लॉक कर दो। तो पहले से आप लखो कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्यूर, तो वही है कि प्रिवेंटिव स्टेप लो कि रिस्पॉन्स रखो, पहले से ही कर दो। नेशनल इंटरेस्ट, जो आपका नेशनल इंटरेस्ट है, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट है, उस चीज़ के लिए। चेक फेक न्यूज़, कुछ फेक न्यूज़ चल रही हैं उसको भी आप चेक करते रहो, आपको लगा फेक है थोड़ी देर इंटरनेट रोक के उन सारी न्यूज़ को डिलीट करने का काम भी करो। तो ऐसे कुछ स्टेप हैं, आप लेके चीज़ों को क्या कर सकते हैं, चीज़ों को आप क्या कर सकते हैं। फेवर में जो पॉइंट लिखे जाएंगे वो ये लिखे जाएंगे, सिक्योरिटी विक्योरिटी के लिए ये हम चीज़ें करते हैं। आगे चलते हैं, अब फेवर में तो हो गए, अब अगेंस्ट में तो पॉइंट होंगे। हाँ भाई, अगेंस्ट में भी पॉइंट है। अगेंस्ट में क्या पॉइंट हुए इसके, पहला आता है कर्बिंग द फ्री स्पीच। आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है कि उसमें जो गवर्नमेंट की पावर है उसको थोड़ा मतलब कि लिमिटेड वे में ही रखें, कि ऐसे नहीं कि घोड़े को लगाम लगा के रखें, इस टाइप से गवर्नमेंट की जो पावर है उसको थोड़ा लिमिट वे में रख ले। इसलिए फंडामेंटल राइट्स को, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया कि गवर्नमेंट को पता होनी चाहिए उसकी राइट्स क्या क्या। तो आपको क्या करता है, आपका राइट्स है 19(1)(a), ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जो आपको बताया गया है कि 19(1)(a) फंडामेंटल राइट में आता है कि आपका फ्री आप एक्सेस करते हैं इंटरनेट को, मतलब कि फ्री तो नहीं, कि एक्सेस ऑफ इंटरनेट आपका फंडामेंटल राइट है। तो आपको जब इंटरनेट आपका रोक दिया जाता है तो एक तरह से आप कर्विंग किया जाता है, आपके फ्री स्पीच को भी रोका जाता है, ठीक है ना। तो वही एक कॉन्स्टिट्यूशनल केस में उल्लंघन भी किया जा रहा है। सीरियस जो सिंघल का केस था, जजमेंट था, उसमें सुप्रीम कोर्ट बोल भी चुका है कि एक ये फंडामेंटल राइट्स है, तो उसको उल्लंघन कौन करता है, गवर्नमेंट करती है। उसके बाद इकोनॉमिक लॉसेस भी होते हैं। अगर आपने जैसे अकॉर्डिंग टू एक FLC क्या है, एक बॉडी है, सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर है, वो बताता है कि 2012 से लेकर 2018 तक इंडिया में इतने सारे लॉकडाउन हुए, मतलब इंटरनेट शटडाउन हुआ। 2107 2018 में हुआ, उसके बाद 2019 में भी बहुत बार हुआ। तो एक उसने एस्टीमेट बताया कि 16,000 आवर इंडिया में शटडाउन रहा है। इससे इंडिया को लॉस हुआ है और $3 बिलियन का लॉस हुआ है। तो एक ये वाला भी लॉस है, इकोनॉमिकल भी लॉस होता है। फिर जो गिग इकोनॉमी होती है, जो फ्रीलांसर वर्कर होते हैं आपके, जो पार्ट टाइम में कुछ भी काम करते हैं, जैसे ओला चला ली, उबर चला ली, जोमेटो सर्विसेज हो गई, उसके बाद आपकी स्विगी सर्विसेज हो गई, फिर बिग बास्केट हो गई, ये जो काम करते हैं। अब इंटरनेट ही नहीं होगा तो उनको कैसे उनको काम मिलेगा, तो एक ये वाला स्टेप है। फिर डिजिटल इंडिया, आप डिजिटल इंडिया की बात करोगे, डिजिटल चीज़ों को लो, डिजिटली वर्क करो, चीज़ों का ये करो, तो उसका भी एक हार्म होता है। ये भी एक इकोनॉमिक में, मॉनेटरी में मतलब आपको हार्म मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं इकोनॉमिक बेसिस पे। आप सोशल कॉस्ट में कहाँ पे अगेंस्ट है, जैसे यूज़ करते हैं आप सोशल, जो आपकी नेसेसरी सोशल सर्विसेज हैं, लाइक मेडिसिन हो गया, स्कूल में अब आजकल क्लास भी ऑनलाइन चल रही है, मेडिसिन आप ऑनलाइन ले रहे हो, फिर टेली मेडिसिन भी ले रहे हो, ई डॉक्टर बोल दो, एम्बुलेंस सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज, ये क्या है आपकी सोशल थिंग्स है जो आपको मिलनी चाहिए। अगर इंटरनेट नहीं होगा तो ये भी सब बंद हो जाएंगे ना एक तरीके से। तो इंटरनेट सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट हो गया है। ये कुछ पॉइंट इसके अगेंस्ट में है, फेवर में मैं आपको ऊपर बता ही चुका हूँ। नेशनल इंटरेस्ट के लिए ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। आगे चलते हैं। आगे जो न्यूज़ है, रिसेंटली अभी क्या किया गया, उसमें पूछा गया है कि रिसेंटली, क्वेश्चन आप पढ़ोगे ऊपर तो पूछा गया रिसेंटली गवर्नमेंट ने किया है क्या। हाँ, जब 370 हटाया गया था जम्मू कश्मीर में, लॉन्गेस्ट इंटरनेट शटडाउन अक्रॉस द वर्ल्ड। तो आपको याद रखना है, जब 370 हटा था, आप खुद सोचो, आपके कुछ दिन के लिए आपको PUBG ही बैन कर दिया था, बच्चे इतने परेशान हो गए थे। अब इंटरनेट पूरी तरह बंद कर दिया गया तो कहाँ पे जाएंगे, टीवी, फिर वो आउटडोर गेम स्टार्ट हो जाएंगे खेलने के लिए। तो लॉकडाउन, इंटरनेट शटडाउन कहाँ पे देखा है वर्ल्ड में, जब 370 हटाया गया था। उसके बाद मोस्ट रिसेंटली अभी किया गया ये फार्मर प्रोटेस्ट था दिल्ली NCR में, रिपब्लिक डे टाइम पे। उसके आसपास इंटरनेट हरियाणा में, दिल्ली में और आसपास NCR एरिया में उसको क्या किया गया था, ब्लॉक किया गया था। ये मैंने अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, अगर आप दिल्ली के आसपास से कहीं सी रीजन से आप होंगे तो आपने ये रिसेंटली चीज़ें देखी होंगी। उसके बाद आता है कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा वर्डिक्ट बोला है क्या, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसा बोल रखा है क्या। हाँ, 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि डिक्लेयर किया था कि राइट है आपका इंटरनेट जो है, एक्सेस टू इंटरनेट इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल राइट। तो जनवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने ये आपको फंडामेंटल राइट में ऐड कर दिया था। ये बोला था कि आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विद द फ्रीडम ऑफ कैरी ऑफ द ट्रेड, बिजनेसेस, ऑक्यूपेशन ओवर द मीडियम ऑफ द इंटरनेट। तो आपको
उसके अंदर क्या, आर्टिकल 19 के अंदर आप असेंबली क्रिएट कर सकते हैं, फिर स्पीच दे सकते हैं, ठीक है, ट्रेड कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, ऑक्यूपेशन कर सकते हैं विद द मीडियम ऑफ इंटरनेट। तो इंटरनेट इन चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ है। अब इन चीज़ों के साथ जुड़ा हो तो आपका एक्सेस फ्री होना चाहिए। तो एक फंडामेंटल राइट में आता है 19(1)(a) के अंदर इंटरनेट को रखा गया। अब वे फॉरवर्ड में आप क्या लिखना चाहेंगे? ठीक है, आप वे फॉरवर्ड में कि इंटरनेट बैंक शुड बी यूज एज द लास्ट रिसोर्ट। जब आपको लगे कोई ऑप्शन ही नहीं है तब आपको इस चीज़ को फॉर्मुलेट करना चाहिए। इमरजेंसी रिस्पॉन्स रिलीफ सिस्टम होना चाहिए। अगर आपको लगे कोई न्यूज़ ऐसे मतलब सर्कुलेट कर रही है तो इमरजेंसी रिस्पॉन्स रिलीफ सिस्टम होना चाहिए, ठीक है ना। तो वो सब चीज़ का यूज़ करके एक प्लान, एडवांस आपको एक प्लान रखना चाहिए कि बिफोर इन्फोर्सिंग इंटरनेट शटडाउन, उससे पहले आप क्या कर सकते हैं। कोई अल्टरनेटिव स्टेप हो अगर है आपके पास तो उसको पहले लेना चाहिए, ना कि इस चीज़ पे जाना चाहिए। गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन बैलेंसिंग, मतलब एक तरह से बैलेंसिंग रखनी चाहिए सिविल लाइबिलिटीज़ विद सिक्योरिटी कंसर्न फॉर द मॉडर्न, जो आपकी इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन हैविंग एक्सपर्टीज़, उनसे लेके सब चीज़ों की बात करके सब चीज़ों को एक तरह से बोल सकते हैं। आपको जो इंटरनेट है ना वो एक लास्ट रिसोर्ट में ही बैन करना चाहिए। आपके पास कोई स्टेप, अल्टरनेटिव स्टेप ना रहे। और उसके लिए आपको बैन भी करना है तो उसके लिए पूरा एक आपको एडवांस प्लान होना चाहिए कि कैसे कैसे आप चीज़ों को करेंगे। फिर एक गवर्नमेंट को एक बैलेंस अप्रोच रखनी चाहिए, चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए किस चीज़ में, सोसाइटी मतलब इन सब चीज़ों में, और बैन में एक तरीके से। तो ये सारी चीज़ आप लिख सकते हैं। ये मैंने एक आपको आंसर राइटिंग फॉर्म में बताया। ये एक आंसर राइटिंग की फॉर्म है जो मैंने आपको ये बताया है। मैं आपको दिखा देता हूँ आंसर राइटिंग। क्वेश्चन क्या था? आपके क्वेश्चन यही था कि निगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट हमने बताया क्या है, क्रिटिकल एनालिसिस भी किया इस चीज़ को, फिर रिसेंट ट्रेंड क्या देखा गया, फिर कोई लॉ है गवर्निंग के लिए, हाँ लॉ भी बताया मैंने, तो गवर्न किया जाता है, तो ये भी मैंने लॉ भी बताया, सब चीज़ आपको एक्सप्लेन की। अब हम आते हैं अपने G7 ग्रुप पे, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। G7 ग्रुप बताने वाला हूँ। G7 ग्रुप क्या है? ग्रुप है G7, इसे G7 बोला गया। इसमें नॉर्थ अमेरिका की कितनी है? US, कनाडा। यूरोप से कितनी आती हैं? UK, फ्रांस, जर्मनी, इटली। और मैप के जरिए देखेंगे सबसे ऊपर आएगा UK, उसके जस्ट साइड नीचे आएगा आपका, इधर स्पेन आएगा, इधर फ्रांस आएगा, फ्रांस के इधर साइड में आएगा जर्मनी आएगा, ठीक है ना। जर्मनी के मतलब यहाँ फ्रांस से लगा हुआ, इधर इटली होगा मेडिटेरियन सी में। तो आपको लोकेशन भी याद होनी चाहिए। मैप जरूर देखा करो अगर किसी वर्ल्ड को पढ़ रहे हो। एशिया से एक ही कंट्री आती है, वो आती है आपकी जापान। ये 1975 में फॉर्म्ड किया गया था। 1970 इनफॉर्मली इनकी मीटिंग हुई थी, क्योंकि उस टाइम पे ऑयल क्राइसिस थे पूरे वर्ल्ड में एक तरीके से, तो इनकी मीटिंग हुई थी। तो उसको देखते हुए इन्होंने क्या किया गया कि 1975 में ग्रुप को फॉर्म किया। ग्रुप 3 थीम पे काम करता है। एक ग्लोबल इकोनॉमी, इंटरनेशनल सिक्योरिटी और एनर्जी पॉलिसी पे काम करता है। कोई इसका फिक्स हेडक्वार्टर नहीं, कभी US में बैठ जाते हैं, कभी UK में बैठ जाते हैं। अभी UK में बैठ रहे हैं आपके कॉर्नवॉल स्ट्रीट में, कॉर्नवॉल सिटी में बैठे हैं, तो अभी UK में बैठे हैं। उसके बाद क्या G7 पहले G8 हुआ करता था। 1997 में इसमें रशिया ने ज्वाइन किया था। 2014 में रशिया ने छोड़ दिया था। क्यों? उसने क्रीमिया, जो एक जगह है रशिया के पास में, उसकी लड़ाई रहती है किस चीज़ से? यूक्रेन से, क्रीमिया की, क्योंकि उसे एक्सेस मिलता है ब्लैक सी में आने का, और उसे एक्सेस मिलता है नीचे सी में, ब्लैक से मेडिटेरियन सी में, स्ट्रीट ऑफ बोफोर्स से निकल के मेडिटेरियन सी में एक्सेस मिलता है। तो उसको अपने कब्जे में रखता है कि उसे एक्सेस मिल जाता है। तो क्रीमिया को एनेक्स किया था, जो 7 है इन्होंने अपोज किया था, तो इसने क्या कर दिया? ग्रुप ही लेफ्ट कर दिया था। ये है। इस साल इसकी जो मीटिंग थी आपकी कॉर्नवॉल में, इसकी जो मीटिंग थी उसमें क्या एजेंडा सेट हुआ? एक तो ग्लोबल इकोनॉमी को रिकवर करना है। जो पेंडेमिक के बाद में ग्लोबल इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय हुई है, उसको क्या करना है? उसको रिकवर करना है। पेंडेमिक के बाद जो इकोनॉमी आपकी डिस्ट्रॉय हुई है पेंडेमिक के बाद, उसके बाद क्या करना है? फ्री एंड फेयर ट्रेड रखना है सब कंट्री के बीच में। क्लाइमेटिकल चेंज जो आपकी COP26 में, या फिर 1 बिलियन की बात की गई थी, पैसा 1 बिलियन जो डेवलपिंग कंट्री को देंगे। उसके बाद 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कंट्रोल करने में इन बेस लेवल जो इंडस्ट्रियल लेवल से कम रखेंगे। तो इस सब चीज़ों की बात है। क्लाइमेटिकल चेंज और ओपन सोसाइटी, यानी कि डेमोक्रेटिक सोसाइटी, इसमें एक D10 ग्रुप की बात की गई है। डेमोक्रेटिक 10 ग्रुप, 7 तो ये वाले देश और 3 इंडिया हो गया आपका, इधर से आपका फिर ऑस्ट्रेलिया हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया। इन ग्रुप को ऐड करके D10 की बात की गई, डेमोक्रेटिक 10। तो वही ओपन सोसाइटी होनी चाहिए। कहते हैं कि डेमोक्रेसी जहाँ होती है वहाँ पे एक तरह से ओपन चीज़ें होती हैं, तो उसकी भी बात इसमें की गई है, जो इस साल का एजेंडा है इसका। अब इंडिया G7 का कैसे यूज़ कर सकता है? इंडिया G7 का कैसे यूज़ कर सकता है? सबसे बड़ी बात जो आती है वो कर सकता है इंडिया ट्रैकिंग करने, मतलब जैसे चाइना को उसको ट्रैक करना है या फिर उसको रोकना है, जो उसका इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है उसको कम करने में। वैक्सीन जो शॉर्टेज है इनसे ले सकता है वैक्सीन, और जो कोविड-19 की इकोनॉमी को रिकवर करना है, ट्रेड अच्छे से कर सकता है। तो इंडिया 3 तरीक़ों से इसका यूज़ कर सकता है। तो मैंने आपको G7 के बारे में पूरा बताया।
मैंने इंटरनेट शटडाउन के बारे में बताया। हम आते हैं वापस अपने हिंदू पर, आगे चलते हैं। आगे जो न्यूज़ आती है वो और कोई न्यूज़ काम की नहीं है। रिसेंटली एक फ्लैग लैब्स हुआ है नागालैंड में, चेक किया गया जो बैट का बता रहा है, बैट से वायरस निकला। तो नागालैंड में कुछ बैट की जो चिंगादड़ के एरिया थे वहाँ पे चेक किया गया, पर ऐसा कोई एविडेंस फाइंड नहीं किया गया कि ये बैट से फैला है वायरस। फिर वही है, बोल रहे हैं कि चाइना को बताना चाहिए कहाँ से ये आया। फिर रिटेल इन्फ्लेशन यानी कि WPI इंक्रीज़ हो गया CPI रिटेल इन्फ्लेशन, CPI वो होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, वो होलसेल होती है। तो CPI जो है 6.3 रहा है, तो ये हाईयर है। और फाइनेंशियल मिनिस्ट्री ने क्या बोला है, आपको 3 के आसपास रखना है, +-2 यानी कि 3 यानी कि 4 और 2 के बीच में चलना चाहिए। तो 4, 6 और 2 +- इधर -4 पे आसपास चलना चाहिए, 6 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो ज़्यादा महंगाई हो जाती है, पर 6.3 चल रही है। कारण आप सोच सकते हो ऐसा क्यों हो रहा है। कारण क्या है, कारण वही है सारे कारण कि पेट्रोल के दाम बढ़े हुए हैं, सब चीज़ों के दाम बढ़े हुए हैं, तो वही सारा एक कारण है इसको ऊपर चलने का। अब राजस्थान गवर्नमेंट एक बनाएगा, वैदिक एजुकेशन बोर्ड बनाएगा। अच्छी बात है, इंडिया का कल्चर है, वैदिक कल्चर है, उसको बढ़ाने के लिए एक अच्छा बोर्ड बनाएगा। उसमें क्या क्या सब्जेक्ट होंगे, साइंस पढ़ाया जाएगा जो अर्ली वैदिक के टाइम पे मैथमेटिक्स चलता था हमारा, संस्कृत चलती थी, योगा चलता था, मेडिटेशन, इन सब चीज़ों के बारे में टीच किया जाएगा। एक अच्छा स्टेप है, मैं बोल सकता हूँ, मैं ऐसे बुरा स्टेप नहीं बोल रहा कि आपको अपना, ठीक है आप मॉडर्नाइजेशन हो रहे हो, बहुत अच्छी बात है, इट इज़ वेरी गुड। कहीं ना कहीं आप अपनी जो आप जिस चीज़ से डाइवर्सिटी इन इंडिया ये सब चीज़ बोला जाता है, एक डाइवर्सिफाई कंट्री इंडिया को बोला जाता है, क्यों बोला जाता है, बिकॉज आपका कल्चर है। अब लोग कल्चर ही भूल जाएंगे, फिर उसके बाद क्या रह जाएगा, मतलब एक कल्चर तरीके से इंडिया पूरा मतलब ख़त्म हो जाएगा। तो एक वैदिक एजुकेशन बोर्ड भी होना चाहिए, वो अपनी मर्जी होनी चाहिए, वो आपके ऊपर राइट होना चाहिए, जो आपको पढ़ना है वो आप पढ़ें। आपको मॉडर्नाइजेशन पढ़ना है मॉडर्न पढ़ें, आपको ये पढ़ना है तो ये पढ़ें। तो ये आपके ऊपर कोई आपसे ऑब्लिगेशन नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आती है आपका दिल्ली को, मतलब कि ONC वन नेशन वन राशन कार्ड की है कि दिल्ली, ये हम नहीं पढ़ेंगे क्या था, सेंट्रल की और दिल्ली गवर्नमेंट की टसल चालू है इसके ऊपर। तो वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के बारे में हम पढ़ेंगे। पहले मैं पूरा कवर कर लेता हूँ, उसके बाद हम पूरा पढ़ेंगे। उसके बाद दिल्ली गवर्नमेंट एक स्कीम चलाती है एजुकेशन, ये एजुकेट करती है, मतलब प्रोजेक्ट चलाया गया एजुकेशन प्रोजेक्ट। उसमें 2 स्कीम है, बस आप याद रखो कहीं आंसर राइटिंग के लिए आ जाए, वरना प्री में नहीं पूछेंगे, ठीक है ना। जैसे की एजुकेशन प्रोजेक्ट है, जैसे कैसे यूथ फॉर एजुकेशन एक स्कीम ये है, और एक है प्रोग्राम एंड पेरेंट, मतलब कि आउटरीच प्रोग्राम है। 2 है इसमें, पेरेंट आउटरीच प्रोग्राम और एक है यूथ फॉर एजुकेशन प्रोग्राम। 2 प्रोग्राम स्कीम है। इसमें क्या होता है, जो स्टूडेंट है चाहे वो 12th पास हो या फिर कोई भी पास हो, किसी भी मतलब किसी वर्क से कोई जुड़ा हुआ है, यानी कि वो एडुकेट पैसे कमा रहा है सोसाइटी में, उसकी उम्र मेंशन नहीं करती है सोसाइटी में, वो एवरी चिल्ड्रन ऑफ द सोसाइटी हु आर बिटवीन द एज ऑफ 20 to 30 ईयर। एक यंगस्टर लेंगे जो 12th ग्रेजुएट हो और कहीं जॉब कर रहा हो, कहीं पे इंटर्नशिप कर रहा हो, या पे किसी एंटरप्रेन्योर से जुड़ा हुआ हो, वो आके स्कूल में मतलब एक तरह से गेस्ट लेक्चर उसका ले लेंगे, उसकी नॉलेज देखेंगे, उसे कैसे चीज़ें लगी, कैसी इंटर्नशिप कर रहा है, तो उससे पूछेंगे कैसी इंटर्नशिप है, इसमें स्कोप है या नहीं है। तो वो 20 से 30 साल के बच्चों के लिए है ये। उसके बाद जो दूसरी स्कीम आती है वो आती है आपकी पेरेंट्स वाली, एक मिनट रुक जाइए। दूसरी जो स्कीम आती है वो आती है आपकी पेरेंट्स वाली में इसमें क्या बताया गया है, पेरेंट्स वाली में इसमें बताया गया है कि जो पेरेंट्स होंगे, जो पेरेंट्स जैसे वो एक तरह से मेंटोर उन्हें स्कूल में बुलाया जाएगा और उनकी भी स्पीच ली जाएगी, पेरेंट्स गाइड करेंगे कैसे बच्चों को पढ़ाते हैं, कम्युनिकेट किया जाएगा बिटवीन स्कूल चिल्ड्रन और पेरेंट्स के बीच में, एक इन्वायरमेंट बिल्ड किया जाएगा। अगर पेरेंट्स कोई कमी छोड़ रहे हैं, टीचर कोई सजेशन दे रहा है तो उन्हें बताया जाएगा, पेरेंट्स कोई सजेशन देना चाहते हैं टीचर को, उनको बताया जाएगा, स्टूडेंट को बीच में एक फोकस रखा जाएगा, जैसे करते हैं पेरेंट्स मीटिंग में। तो वही सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं एक बिल्डअप करने के लिए, ये बहुत बड़ी चीज़, अच्छी स्कीम है। आगे चलते हैं। आज एडिटोरियल कोई इतना काम का नहीं आया। देखो 7 हेल्ड फॉर गैंग रेप फॉर 4 मतलब छोड़ो, ये हमें नहीं पढ़ना है। पॉस्को लगाया गया उन पर, जो माइनर गलती थी पॉस्को एक्ट से उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए। पॉस्को एक्ट 2012 में आया था, मैं कई बार पढ़ा भी चुका हूँ। इसमें फांसी तक के, डेथ पेनल्टी तक के प्रावधान कर दिए गए हैं गवर्नमेंट ने, आफ्टर ये निर्भया केस हुआ था उसके बाद। फिर एक गलवान वैली पे आज फिर दोबारा न्यूज़ आई है। इंपॉर्टेंट हमारे लिए कुछ नहीं है, कैसे ये हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, डिसआर्ममेंट हो रहा है, कुछ हो रहा है। ये लोकेशन मैंने कल आपको पढ़ाई थी, ग्रुप में मैंने सेंड की थी आपको, गोरगांव, हॉट स्प्रिंग, डेमचौक, दिपसेंग प्लेन, पेंगोंग लेक और स्पेंगमिक विलेज हो गया, मैंने उसमें चुसूल हो गया आपका,
फिर आपका रोंगा हो गया, फिर उसमें ऊपर तो मैंने सारी ऊपर आएगा आपका, ऊपर आएगा दिप्सेंग प्लेन आएगा, उसके नीचे आपका आएगा ये हॉट स्प्रिंग आएगा, हॉट स्प्रिंग के नीचे आएगा गलवान वैली आएगा, गलवान वैली के साइड में आएगा आपका ये आएगा गोगरा आएगा, गोगरा के नीचे आएगा आपका स्पेंगमिक विलेज आएगा जहाँ पे 3 इडियट की शूटिंग हुई है, फिर चुसूल आएगा, फिर स्पोंगो करके आएगा, फिर नीचे आएगा डेमचौक करके आएगा। तो ये कुछ लोकेशन आपको नॉर्थ टू साउथ याद होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन इसलिए हो जाती हैं, कभी आप लिखने जाएंगे तो पूछ सकता है नॉर्थ टू साउथ। कल मैंने ग्रुप में भी सेंड की थी, आप वहाँ पे जाके एक बार देख लेना। और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, एडिटोरियल कोई इंपॉर्टेंट नहीं आया, फिर यही आया G7 का ही आया कि अमेरिका इज़ बैक। मतलब जो बाइडन ने बोला है कि जो ट्रंप ने जैसे पेरिस एग्रीमेंट से आउट कर दिया, यूनेस्को से आउट कर दिया, WHO को बोल दिया पैसे नहीं देंगे, फिर उसके बाद और भी चीज़ों से वो बोल रहे थे हम इसे नहीं करेंगे, ये वो नहीं करेंगे। तो अमेरिका इज़ बैक, जो बाइडन आया कि हम दोबारा से आएंगे, जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं उनको दोबारा फेस करेंगे, इवन जो 1 बिलियन रुपीज़ हैं पुअर कंट्री को देने हैं वो भी देंगे, और बिल्ड बैक बेटर ऐसा उन्होंने स्लोगन दिया है। और काउंटरिंग करेंगे चाइना को, जो डेमोक्रेटिक फ्रीडम जो हांगकांग की कर रहा है, जो उसने एग्रीमेंट साइन हुआ था 1 नेशन 2 रूल थ्योरी वाला, कि 1 नेशन 2 रूल थ्योरी वाला उसको कर रहा है, तो उसको भी चेक करेंगे। और ट्रांसपेरेंसी रखेंगे, इन्वेस्टिगेशन जी कोविड-19 का कहाँ से हुआ है, कि चाइना को वो भी देखना चाहिए जो डेमोक्रेसी उल्लंघन हांगकांग में कर रहा है। फिर ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन उनके ऊपर कर रहा है, कोई जो आपके यहाँ से वायरस निकला है तो आप इन्वेस्टिगेशन ट्रांसपेरेंट करने दो। फिर कुछ गेस्ट कंट्री को बुलाया गया था, वही पेंडेमिक की, क्लाइमेटिकल चेंज की, डेमोक्रेसी फ्रीडम की, जो मैंने आपको बताया है, जो मैंने आपको अभी बताया ना कि किस चीज़ के ऊपर बात की गई थी, थीम क्या थी, वही है। देखो पेंडेमिक कैसे रिकवर करे इकोनॉमी को, क्लाइमेटिकल चेंज पे, डेमोक्रेसी जो फ्रीडम्स है उसके ऊपर बात की, ओपन सोसाइटी जो मैंने बोला आपको कि ओपन सोसाइटी यही है कि ओपन सोसाइटी विद द मतलब कि राइजिंग, मतलब ऑथोरिटेरियन नहीं होना चाहिए, इंटरनेट शटडाउनिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, एक मैनिपुलेट नहीं होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन को, आप मैनिपुलेट को, राइट वायलेंस नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज़ों की बात करेंगे। इनको मोदी को क्रिटिसाइज़ किया गया है कि आप ये चीज़ कर रहे हो, इंटरनेट शटडाउन, एक तरह से ऑथोरिटेरियन रूल्स लगा रहे हो, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंटरनेट शटडाउन इन 2020, जो मैंने आपको बताया कि लार्जेस्ट शटडाउन हुए। और लॉन्गेस्ट कौन सा था, वो 370 वाला था जो हुआ था 2019 में, वो लॉन्ग था। फिर ये आती है कि हिस्ट्री, अनलॉक द हिस्ट्री ऑफ द विद द पर्पस, ये हम नहीं पढ़ेंगे क्या किया जा रहा है। जो सारी हिस्ट्री है ना, लड़ाई हुई है, वॉर हुई है, 1961 हो गई, 1948 वाली हो गई, फिर उसके बाद 1965 वाली हो गई, फिर 1971 वाली हो गई, फिर कारगिल हो गई, 1999 हो गई। तो इन सब चीज़ों की हिस्ट्री को दोबारा से एक तरह से डिफेंस मिनिस्टर ने बोला है, दोबारा से हम हिस्ट्री को चेक करेंगे, दोबारा से एक तरह से लिखेंगे या राइट करेंगे, वो हमारे पढ़ने के लिए नहीं है। दूसरा ये भी आता है, ये सत्यजीत रॉय हैं फिल्म, तो ये हम इनके बारे में नहीं पढ़ेंगे। फिर आता है पॉलिसी डिफ़िकल्ट टू फाइंड, ये क्या है, अभी क्या किया गया है, 21 जून से एक नई पॉलिसी फॉलो होने वाली है वैक्सीन के लिए। एक तो वैक्सीन कॉस्ट थोड़ी कम कर दी गई है, और उसमें बोला गया अब सेंट्रल गवर्नमेंट सारी वैक्सीन प्रोक्योर करेगा, 75% जो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, और 25% उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए बोल दिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो 75 प्रोक्योर करेगा वही स्टेट को सप्लाई करेगा, ये एक नई पॉलिसी आने वाली है। फिर आपको पता ही है कि 15 जून से वैक्सीनेशन जनवरी से स्टार्ट हुआ था, 16 जनवरी 15 से पहले वो फ्रंट लाइन वर्करों को, उसके बाद 1 मई के आसपास वो 45 साल वालों से नीचे वालों के लिए ओपन किया गया था, ठीक है ना, मतलब 45 साल वालों तक के लिए। फिर उससे पहले 60 साल वाले ले रहे थे वो, ठीक है ना, जिनको बीमारी है, फिर 45 साल से 60 वाले, और रिसेंटली अभी 18 साल वालों को किया गया, शायद मई से किया गया था 45 साल से छोटों वालों को, मई से स्टार्ट हुआ था 45 साल से छोटों वालों को। तो ये सारी चीज़ें थी। अब नई पॉलिसी ये है कि सेंट्रल सारी वैक्सीन लेगा, तो इसमें यही किया बताया गया है कि आपने माना चलो वैक्सीन इतने करोड़ बनेगी, ये तो आप डायरेक्टली बोल रहे हो कि 25% जो वैक्सीन है वो प्राइवेट हॉस्पिटल खरीदेंगे। तो ये माना जाए जो हमारे इंडिया की 25% जो पॉपुलेशन है वो सक्षम है वैक्सीन लेने में, उसे पैसों की खरीदनी है। तो उन्होंने यही बोला इस एडिटोरियल में कि जो ठीक है, जो आप प्राइवेट सेक्टर जो आपने बताया 25% प्रोक्योर करेगा, तो आप ये माना जाए जो 25% शेयर है जो प्राइवेट वैक्सीन एंटाइटल होगी, इम्प्लिक जो होगा एग्जेप्शन ऐसा लगाया जाए कि 25% जो पॉपुलेशन इज़ विलिंग टू एबल टू पे, वो पे करने के लिए है, रेडी है। आपने कोई सर्वे कराया कि 25% जो पॉपुलेशन है वो कर सकती है। 25% बहुत बड़ी पॉपुलेशन होती है, चाहे पता जो उसमें मोस्टली क्या आएंगे, मिडिल तो आ ही जाएंगे। अब बिलियनियर्स तो आएंगे नहीं, या मिलियनियर्स तो आएंगे नहीं, ठीक है। वो क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि आपको पता ही है इंडिया में वो कितने हैं, 10% के आसपास ही हैं। उसके बाद जो 90% पॉपुलेशन है वो या तो मिडिल क्लास है, या फिर आप खुद देख सकते हो कि 80 करोड़ लोग, 80 करोड़ लोग के आसपास बेनिफिट ले रहे हैं। किस चीज़ का बेनिफिट ले रहे हैं, वो ले रहे हैं राशन कार्ड का, जो है आपकी फेयर प्राइस शॉप से राशन ले रहे हैं, या फिर आप बोल सकते हैं खाना ले रहे हैं। तो आप खुद बताओ 80%
80 करोड़ के आस की पॉपुलेशन आपकी उस पर डिपेंडेंट है। ऐसा मैंने नहीं, मोदी जी ने खुद स्पीच में बोला है कि हम 80 करोड़ लोगों को खाना उसमें प्रोवाइड कर रहे हैं, जो आपका स्कीम है, आपके नेशनल फूड सिक्योरिटी जो एक्ट है उसके अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं। और एक साइड आप बोल रहे हैं 25% का, तो 25% का मतलब क्या कि बहुत सारी पॉपुलेशन है। फिर मिडिल क्लास भी इसमें आ जाएंगे। क्या मिडिल क्लास रेडी है इस पेंडेमिक के बाद? क्या उनकी सिस्टम बचा है कि मतलब वो खरीद पाएंगे? तो एक इन्होंने यही बोला है, जो आपने ये बिना कुछ करे एक तरह से आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसिव है। मतलब कि आउट ऑफ पॉकेट क्या होता है, जैसे आपने हिसाब लगाया कि आपके पास 100 रुपये कमाए, आपने 50 रुपये आपको इस चीज़ के लिए यूज़ करने हैं कि आपको किसी की चीज़ के किसी के पैसे देने हैं। उसके बाद 30 रुपये आपको घर के एक्सपेंसेस में खर्च करना है, 20% आपको सेविंग करने हैं। ठीक है, ये पूरा आपका हिसाब है 100 रुपये का। ठीक है, अब पता लगा आपको बीमार हो जाओ, 50 रुपये डायरेक्टली उसमें लग जाए, तो ये जो 50 रुपये या इसमें से 50 रुपये आप कहाँ जाएंगे? वो बीमारी में जाएंगे। तो एक तरह से आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसिव हो गया आपका, कि आपको पता नहीं, एकदम से ला के आपके ऊपर थोप दिया गया कि ठीक है, या फिर आप बीमार हो गए तो वो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसिव। इंडिया में बहुत बड़ा इसका कारण है इंडिया में कि जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो दोबारा से पॉवर्टी में आ जाती है। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसिव उस पर आके जुड़ जाता है। तो एक तरह से यही है कि आपने 25% जो फिक्स कर दिया, तो पहले सोचे फ्री में ले लेंगे, अब क्या पता 25% पॉपुलेशन को वही माना जाएगा ना, कि 25% पॉपुलेशन को नहीं मिलेगी एक तरीके से। अगर 100 दवाई बनाएंगे तो वो तो प्राइवेट में जाएंगे, ये तो नहीं प्राइवेट से बेकार करेंगे, या प्राइवेट सस्ती करे या महंगी करे बेचेगा उसे। तो यही है कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसिव आपने एक तरीके से ऐड कर दिया, उनके ऊपर भी ये माना जाएगा सारी चीज़ों में। आगे चलते हैं, आगे जो न्यूज़ आती हैं वो रिलेटेड टू आती हैं आपका, किस चीज़ से रिलेटेड आती हैं? वो आती हैं आपको इसमें क्या करना है, प्रिजर्विंग द इंडियन जो आपने अचीव, मतलब जो आपके आर्चीव्स जो हैं, जैसे आपके लिखित डाटा है किसी चीज़ का, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस से कोई रिलेटेड रिसेंटली आपने 2016 में क्या किया था, डिजिटल कॉपी को क्या किया था, मतलब कि जो फाइल्स थी उसकी रिलीज़ करी गई थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की, उनकी जो डाटा था, बुक्स थी, उनको डिजिटली आपने किया था। फिर हमारा इंडिया का बहुत सारा ऐसा डाटा है कि मतलब 4.5 मिलियन फाइल्स हैं जो रेयर फाइल्स हैं, या रेयर मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, मैप्स हैं, रेयर ट्रीटीज़ हैं, प्री मॉडर्न डॉक्यूमेंट्स हैं, तो कुछ ऐसा बहुत सारा डाटा है। अभी क्या हो रहा है कि मतलब उसको बहुत संभाल के हमें रखना है, और संभाल के हम कैसे रख सकते हैं कि हम एक्सपर्ट्स की वो लें, फिर बहुत सारी चीज़ें देखें, क्योंकि जो हमारा नेशनल जो आर्चीव्स है वो बहुत पुअर शेप में है, ना उसका पैसा है, डॉक्यूमेंट उसने रखे हुए हैं, अब ना उसे संभालने के लिए भी पैसा चाहिए, ना उसको मतलब देखने के लिए। तो यही है कि नेशनल जो आर्चीव है एनेक्स करना चाहिए, शेयर देने चाहिए, गवर्नमेंट की नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, एक्सपर्टीज़ की उसमें विलिंग होनी चाहिए, हेल्प करें कि कैसे हम रख पाएँ। जो पुअर स्टेट है नहीं रख पाती हैं डाटा संभाल के, जो उनका पुरातात्विक काल के वो जो दस्तावेज़ हैं, ठीक है, नहीं रख पाते, तो उनको भी स्टेट को हेल्प करना चाहिए। तो इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है, पर मैंने आपको बता दिया कि क्या चल रहा है। दूसरी जो न्यूज़ आती है कि मई 28 को एक ऑर्डर पास हुआ था, जो लोग एनआरसी से या फिर एनपीआर से जो बाहर हो गए हैं, फिर जिनको रजिस्ट्रेशन कराना है, क्योंकि 2000 सीए के अंदर क्या हुआ है कि 2014 से पहले लोग इंडिया में आए हुए हैं, वो 6 कम्युनिटी के 3 देशों से आए हुए हैं। मैं बताऊंगा पूरा सीए के बारे में, नोट्स मैंने निकाले हैं। तो उन सबको क्या दिया जाएगा, मतलब एक तरह से आप रजिस्ट्रेशन करा के और आप ले सकते हैं, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन कराना स्टार्ट कर दो, मतलब रजिस्टर्ड कराना। तो सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे मुस्लिम जो थे कि आपको ये आर्टिकल 14 का वायलेशन है। हाँ, कहीं ना कहीं वायलेशन है आर्टिकल 14 का, तो उसको देखते सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये जो मई 28 का ऑर्डर आया है इसका कोई लिंक नहीं है सीए से, तो वो तो रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं सिंपल। ये पता नहीं ऐसा क्यों बोला है, ये सुप्रीम कोर्ट जाने। आगे चलते हैं, आगे जी न्यूज़ है ये चाइना पाकिस्तान एक्सपेंड उन्होंने किया अपने न्यूक्लियर जो आर्सेनल है। न्यूक्लियर आर्सेनल क्या है कि जो न्यूक्लियर वेपन है पाकिस्तान और चाइना ने और इंडिया ने वो बढ़ा दिए हैं। यानी कि बढ़ा दिए मतलब क्या हो गया है कि पहले एक सिप्री की रिपोर्ट आई है। सिप्री क्या है, एक स्वीडन बेस्ड थिंक टैंक है, स्टॉकहोम्स में इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूशन है। इसने अभी मंडे को ही अपनी ईयर बुक निकाली है 2021 की, तो आपको याद रखना है। ये आर्म्स की भी निकालता है, किसके पास कितने आर्म्स हैं, किसकी आर्मी में कितने पर्सन हैं। तो एक तरह से ये आप ये देख लो डिफेंस से रिलेटेड ये कोई रिसर्च निकालते हैं, ठीक है ना। थिंक टैंक है, इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूशन है सिप्री। तो इसने रिसेंटली अभी डाटा जो निकाला उसमें बताया कि इंडिया के जो आर्सेनल है, न्यूक्लियर वार हेड है, 156 हो गए हैं 2021 में, पिछले साल 150 थे, तो इंडिया ने बढ़ा दिए हैं, ठीक है ना। उसके बाद पाकिस्तान के पास 2020 में 160 थे, उसके पास
165 हो गए, यानी ये मान सकते हैं पाकिस्तान के पास 9 से हमसे 9 ज़्यादा है। फिर चाइना के पास पहले 320 हुआ करते थे, 2020 में 350 हो गए हैं, ऐसा ये बता रहे हैं डाटा। तो हम क्या कर रहे हैं, अपना न्यूक्लियर वार हेड है वो बढ़ा रहे हैं, क्योंकि टेंशन सी चालू थी इधर पाकिस्तान से इधर से, तो ये न्यूक्लियर वार हेड बढ़ाने पे लगे हैं। ये बोल सकते हैं कि 9 जो न्यूक्लियर आर्म्स स्टेट हैं, जैसे 9 ही है, यूएस होगी, रशिया हो गई, यूके होगी, फ्रांस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल, नॉर्थ कोरिया, टुगेदर बोल सकते हैं कि इनके पास 13,080 न्यूक्लियर वेपन है 2021 डेट में। उसमें से भी 90% दो ही देशों के पास हैं, रशिया और आपका यूएस के पास है, ऐसा बोला भी गया है। फिर एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडी की लंदन की उसकी रिपोर्ट भी आई है कि आप ये चीज़ गलत है, कि साउथ एशिया में जो टेंशन चल रही है उसकी वजह से ये चीज़ें देखी जा रही हैं। ये मैंने इसकी भी सिपरी के बारे में बताऊँगा क्या है, कब बना था, ये भी मैंने नोट्स में रखा है। आगे चलते हैं। फिर वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गई है, ये आप देख लेना। फिर सेंट्रल लिस्ट टू फूड स्कीम फॉर माइग्रेंट वर्कर, वही वन नेशन वाली, कि सेंट्रल जो है माइग्रेटिंग वर्कर को फूड स्कीम देगा, कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर उन्हें फूड प्रोवाइड करेगा, फ्री फूड प्रोवाइड करेगा। उसके लिए उन्होंने ओपन मार्केट सेल स्कीम भी चलाई है। ओपन मार्केट सेल स्कीम मतलब कि सेंट्रल बिना किसी रिकॉर्ड के स्टेट गवर्नमेंट ख़रीद सकती हैं, या फिर वो कम्युनिटी किचन्स हैं वो उसमें अप्लाई कर सकती हैं, कुछ भी वो ले सकती हैं किसी भी चीज़ के लिए। आगे चलते हैं। फिर नाटो की मीटिंग हुई है, दोबारा नाटो को एक्टिव किया जा रहा है। फिर नोवैक्स कहाँ की, ये भी यूएस की वैक्सीन है, इसकी 90% इफिकेसी है। सीरम इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया को इजाज़त मिल गई है, मतलब इजाज़त मिल जाएगी, ट्रायल चल रहा है अभी इसका, कि यही भी नोवावैक्स भी डेवलप कौन करेगा, वो करेगा सीरम इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। इसका नाम क्या रखेगा, कोवावैक्स। इंडिया में नाम क्या होगा, कोवावैक्स। नोवावैक्स अमेरिका में बोलते हैं। बस इतनी ही न्यूज़ थी रिलेटेड टू आपका, इतनी ही न्यूज़ थी आज के पेपर से रिलेटेड। आगे चलते हैं, बता दूं। फिर ये इन्फ्लेशन बढ़ गई है, मैं WPI और CPI के बारे में डिफरेंस बताऊंगा आपको। इतना ही न्यूज़ थी रिलेटेड टू हिंदू से रिलेटेड। मैं आता हूं अपना बेसिक नोट्स पर। जो बेसिक नोट्स की जो आती है वो आती है, हम स्टार्ट करेंगे वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम से स्टार्ट करेंगे। पहली बात ये क्या था, इसने क्या चेंजेस किए। देखो पहले साथ में क्या था कि 2013 में जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी वो ले गई थी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है ना, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, कि हर आदमी को जो गरीब होगा या राशन कार्ड होगा उसको फ्री ऑफ कॉस्ट, या फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं, 2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये, उसका एक लिमिट है, फूड दिया जाएगा। ठीक है, किसके अंदर, जो फेयर प्राइसेस शॉप होती हैं, फेयर प्राइस सस्ता गल्ले की दुकान जो होती है, फेयर प्राइस शॉप वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब सेंट्रल का काम क्या होता है कि फ़ूड को ख़रीदना, MSP से लोगों से ख़रीदना, किसानों से मंडी में जो ख़रीद होती है, फिर उस फूड को सेव करना और फिर स्टेट गवर्नमेंट को सप्लाई कर देना। स्टेट गवर्नमेंट का काम क्या होता है, उस फूड को उन फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाना और लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करवाना। यहाँ से स्टेट का काम होता है। सेंट्रल का क्या होता है, ख़रीदना, प्रोक्योर करना और सेंड टू द स्टेट के पास भेजना। स्टेट का काम क्या होता है, स्टेट के गोदामों में आ जाता है, स्टेट उसे फेयर प्राइस शॉप्स तक भेजता है और फिर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो ये है। अब ये वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम लेके आए, इसमें रिफॉर्म किया गया पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को। पहले क्या होता था, आपको क्या होता है, जिस गांव में आप रहते हैं वहीं की राशन का शॉप से आप ख़रीद सकते हैं। आप जब गांव से बाहर दिल्ली आ जाओ तो दिल्ली से भी कुछ % आप ख़रीद पाएंगे। इसमें कुछ अंदर टेक्निकल पॉइंट है कि आप जैसे आपकी वाइफ रहती है गांव में ही, आप रहते हो यहाँ पे, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि 50-50% दोनों निकाल सकते हैं। 50% आपने दिल्ली में निकाल लिया, 50% आपने, कुछ टेक्निकल चीज़ें रखी गई हैं, वो बात की बात है, वो नहीं पढ़ेंगे। एक्सेस करता है फूड ग्रेन टू द ईच बेनिफिशियरी, सबको फूड मिल पाए। पहले गाँव वाले उसकी वाइफ ही ले पाती थी, अब वो भी ले पाएगा कि दिल्ली में आ जाएगा, तो ये भी अच्छी बात है। ये इंटीग्रेट करता है ऑल द इंडियन स्टेट, सब स्टेट जुड़ जाएंगे। जब इंटीग्रेट होंगे, वो बिहार का था वो दिल्ली आ गया, तो जब इस दिल्ली और बिहार कनेक्ट होंगे तभी तो होगा ना। तो इंटीग्रेटेड करता है, जोड़ने में सब यूटीज़ को इस स्कीम के अंडर बाय द मार्च 2021 से सबको जुड़ गई हैं। फिर यूनिवर्सल राशन कार्ड अलॉट किए जाएंगे ईच बेनिफिशियरी को रजिस्टर्ड अंदर नेशनल फूड सिक्योरिटी। तो यूनिवर्सल आप उसने बिहार में यूज़ करो, तमिलनाडु में यूज़ करो, वेस्ट बंगाल में यूज़ करो, जहाँ मन है वहाँ पे यूज़ करो। ये सारी चीज़ इसमें बताई गई है। फीचर्स क्या, एक हेल्पलाइन नंबर दिया जाएगा बेनिफिशियरी को, अगर कोई दिक्कत आ रही है उस पर कॉल कर सकता है। 25 स्टेट और यूटीज़ को एक साथ इंटीग्रेटेड किया जाएगा। 80% जो इसके बेनिफिशियरी हैं वो रजिस्टर्ड करेंगे, ऐसा बताया गया। जो 80% मैंने बताया था जो नेशनल फूड सिक्योरिटी के अंदर आते हैं, वो सब एक तरह से सबको फ़ायदा मिलेगा। फिर ये इम्प्लीमेंटेड अंडर, ये किसके अंदर इम्प्लीमेंट हुए, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट जो PDS स्कीम है, IMPDS, उसने इसे इम्प्लीमेंट किया है। वन नेशन वन राशन कार्ड, ऑल द बेनिफिशियरी ऑफ वन स्टेट कैन गेट द सेम राशन फेयर इन द, मतलब फेयर प्राइस उतना ही रहेगा इन अदर स्टेट वेयर द राशन कार्ड कैन इशू। ठीक है ना,
तो किसी भी स्टेट में जाके आप ले सकते हैं। इसमें और क्या हेल्प करता है, अचीव करने, टारगेटिंग, एलिमिनेट द हंगर। अब आप खुद बताओ, वो बिहार में तो सिर्फ 5 किलो राशन मिल रहा था, पर दिल्ली में आके वो 1 किलो ही खाता है, थोड़ा कम खाने लगा है क्योंकि ख़रीदना पड़ता है। अब वो 5 किलो में से यहाँ भी ले सकता है तो उसको फ़ायदा हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगी हंगर उसकी। तो जो आपका जो इंडेक्स होता है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, उसमें इंडिया की जो रैंकिंग है कि ठीक है, ये शायद मुझसे गलत हो गई है, 170 होगी कंट्री, उसमें से 102 रैंकिंग के आसपास है। एक बार आप चेक कर लेना, ठीक है ना। तो वो रैंकिंग जो है उसे इम्प्रूव कर पाएंगे और एलिमिनेट कर पाएंगे 2030 तक अब हंगर को, हम ऐसे प्रोग्राम चलाते रहे तो। चैलेंजेस क्या है कि प्रॉब्लम्स क्या है, एक तो मतलब लैक ऑफ डाटा है। देखो आपने देखो कितने फेक राशन कार्ड होते हैं, डाटा वाटा ही नहीं है, ठीक है ना। डोमिसाइल बेस्ड सोशल सेक्टर स्कीम होती है इंडिया में। क्या होता है कि डोमिसाइल बेस्ड, आप यूपी के हो तो यूपी में आपको यूपी की स्कीम मिलेगी, या यूपी गवर्नमेंट इंप्लीमेंट कर दिया वो स्कीम मिलेगी। तो डोमिसाइल जहाँ के आप हो, ये तो नहीं बिहार के आप आके या दिल्ली में स्कीम लो। दिल्ली के पब्लिक के लिए 1 करोड़ तक का यहाँ पे प्रावधान है कि उनको अगर उनके एक्सीडेंट होगा पैसा दिया जाएगा, पर बिहार में तो नहीं है ऐसा। अब ये थोड़ी बिहार में दिल्ली में आप ले लोगे तो दिल्ली के ही डोमिसाइल को मिलेगी। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं, उनको चेंज करना पड़ा। डिजिटल एरर क्या है, जिसे पीओएस मशीन का यूज़ होता है, ई पीओएस मशीन होती है, अंगूठा लगाओ, आधार कार्ड नंबर। कभी कभी होता है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, मशीन ख़राब है, बहुत बार आप लेने जाते होगे, आधार कार्ड मैच नहीं कर रहा जी, फिंगरप्रिंट मैच नहीं कर रही, तो उन एरर को भी आपको निकालना होगा चीज़ों के अंदर से। तो यही सारी चीज़ें हैं। वापस मैं आता हूँ, फिर मैं आपको एक चीज़ और पढ़ाने वाला था, मतलब मैंने शायद वो हिंदू से निकालते, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ये एक BIS है। अब इसमें क्या किया गया है कि दिल्ली में जो भी मतलब कि BIS के अंदर जो वॉशिंग पाउडर है, मैंने भूल गया हूँ, बता ही नहीं है, जितने वॉशिंग पाउडर सोडा वोडा यूज़ होते हैं, अगर BIS का हॉल मार्क नहीं है उनके ऊपर, तो आपको कमेंट में बताना है किस मिनिस्ट्री के अंडर ये आती है BIS। हॉल मार्क नहीं है तो वो नहीं बेचे जाएंगे, ऐसा बोला है। तो मैं BIS के बारे में बताना चाहता हूँ। ये एक नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है इंडिया की, जिसमें मतलब कि हारमोनियसली डेवलपमेंट करती है एक्टिविटीज़ का, कि स्टैंडर्ड क्या रखना है, मेकिंग कैसे बनाए, क्वालिटी सर्टिफिकेशन देती है सामान के लिए, गुड्स के लिए, ठीक है ना। ये प्रोवाइड करती है सेफ, आपको रिलायबल क्वालिटी का सामान मिल पाए, मतलब एक गुड क्वालिटी का आपको सामान मिल पाए। ये प्रमोट भी करती है, अगर गुड क्वालिटी का सामान होगा, किसी कंट्री को ज़रूरत है तो एक्सपोर्ट करेगी, और वो कंट्री रेक्टिफाई करेगी, आपके पास BIS का मार्क है तो हम खरीद लेंगे, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भी हेल्प मिलेगी। आप देखोगे आप BIS का मार्क है सामान पे तो आप खरीद लोगे इसको, ठीक है चलो। कंट्रोल करती है आपकी फ्रिगेशन में फिक तो नहीं है, उसका स्टैंडर्ड कैसा है, सर्टिफिकेशन ठीक है, टेस्टिंग ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ये BIS देखता है। अब ये कहाँ से बनी, कैसे बनी, तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS एक्ट लेके आए थे 2016 में। तब से ये इसको स्टेटरी मतलब बना दिया गया था, बॉडी को स्टेटरी बना दिया गया था। ये हॉल मार्किंग करती है आपके प्रीशियस मेटल्स पे भी, जो प्रीशियस मेटल्स होते हैं ठीक है ना, मैंडेटरी है उन पे करना। उसके बाद इसमें रिपेयर, अगर आपके पास BIS मार्क है, कोई चीज़ आपको पता है 3 साल चलेगी, उसने बोला कि BIS में 3 साल चलेगी, कोई प्रोडक्ट बेकार हो जाता है या स्टैंडर्ड मार्क उसका मतलब नहीं फॉलो कर पाता है इंडियन स्टैंडर्ड, तो उस प्रोडक्ट को वापस लेना होगा, ये गारंटी है। रिपेयर और रिकॉल, वापस लेके आना होगा प्रोडक्ट को, कंपनी को ठीक करना होगा, ये भी इसके अंदर बोला गया है। फिर 2018 में इसमें कुछ रेगुलेशन और लेके आए। उसमें क्या गया, जो गोल्ड्स आता है, आपका गोल्ड खरीदते हो या फिर गोल्ड से बने कोई भी चीज़ खरीदते हो, आर्टिफैक्ट्स खरीदते हो, सिल्वर ज्वेलरी या सिल्वर से बने कोई भी चीज़ खरीदते हो, उस पर BIS का मार्क आप देख सकते हैं। तो आपको ये बताना है कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है। मैं 2 मिनट में बता सकता हूँ, हिंट देता हूँ। जिस मिनिस्ट्री के अंदर आपकी PDS स्कीम आती है ना, सॉरी ये आपका सब प्रोक्योरमेंट ये सब करना, आप देख लेना किसके अंदर आती है। जैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी वाला एक्ट है, जिस मिनिस्ट्री चलाती है उस मिनिस्ट्री के अंदर ही आती है। फिर जो दूसरी आती है स्टॉकहोम्स इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूशन, जो मैंने आपको बताया SIPRI के बारे में। ये क्या है कि इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, मतलब इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन रिसर्च करता है किस चीज़ के कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई आर्ममेंट तो नहीं है, आर्म्स कंट्रोल के लिए या फिर आप डिसआर्ममेंट के लिए, मतलब आप आर्म्स के लिए छोड़ दो, हथियार बनाना बंद कर दो, उस चीज़ के लिए। इस्टेब्लिश 1966 में हुआ था। स्टॉकहोम्स मतलब कि स्वीडन के अंदर ये है, ठीक है ना, जो क्या करता है, प्रोवाइड डाटा करता है, एनालाइज करता है, रिकमेंडेशन देता है ओपन सोर्सेज पॉलिसी मेकिंग, रिसर्चर को, मीडिया को, और भी इंटरेस्टेड जो पब्लिक होती है उसको बताता है कि ये कंट्री ऐसा कर रही है, गलत कर रही है। उसके बाद ये क्या है, स्वीडिश थिंक टैंक है, जो मैंने आपको बता दिया। इसने अभी मंडे को ही डाटा रिलीज़ किया है, सब मैं आपको बता चुका हूँ। इंडिया के पास कितना होता था 2020 में, 156 हो गया है। पाकिस्तान के 160 होता था 2020 में, वार हेड न्यूक्लियर वार 165 हो गया है। और जो चाइना के पास 320 होता था उसने 350 कर लिए हैं। जो टोटल है पूरे वर्ल्ड में 90% 2 ही कंट्री के पास है, कौन कौन सी, US और रशिया के पास है, ये भी आप देख सकते हो। उसके बाद आता है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019, जो एक्ट आया था। इस एक्ट में क्या किया गया था, इस एक्ट में जो 1955 वाला एक्ट था ना, उसको अमेंड किया गया था,
ठीक है। अमेंड क्या किया गया था? अब 1955 क्या बोलता है? 1955 आपको प्रोवाइड करता है एक्वायर द सिटीजनशिप, कि आप सिटीजनशिप कैसे लोगे। बाय बर्थ ले सकते हो, डिसेंट ले सकते हो। देखो इंडिया में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है, बाय बर्थ भी आपको मिल सकती है, डिसेंट है तो भी मिल सकती है, रजिस्ट्रेशन करा के ले सकते हो, नेचुरलाइजेशन से ले सकते हो, या किसी टेरिटरी का विरला मतलब इंडिया के अंदर उसको ऐड कर लिया जाए तब भी आपको मिल सकती है। तो ये 1955 बोलता है। और इलीगल, अगर कोई इलीगल माइग्रेंट है उसकी डेफिनेशन भी मतलब कि वो भी प्रोहिबिट करता है कि एक्वायर करने से इंडियन सिटीजनशिप ना ले पाए, कोई इलीगली इंडिया में रह रहा है कि ना ले पाए, वो भी 1955 बोलता है। फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ ओवरसीज सिटीजन कार होल्डर जो होते हैं, OCI होते हैं, उनके राइट्स क्या होते हैं वो भी सब इसके अंदर मेंशन है। अब इसी में हमने अमेंडमेंट करके क्या किया गया, CA लेकर है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, 2003 में भी किया गया था, तब कुछ डेट वेट में चेंज किया गया था, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो CA 2019 लेके आया, उसके अंदर क्या था, जो 6 कम्युनिटियाँ, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैनिस्ट, पारसी, क्रिश्चियन, जो 3 देशों से आए हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हैं, उनको जो 31 दिसंबर 2014 से पहले यहाँ पे आए हुए हैं, उनको इलीगल माइग्रेंट ट्रीट नहीं किया जाएगा। अब इलीगल माइग्रेंट ट्रीट नहीं किया जाएगा तो आपको क्या बोलता है, आपका 1955 वाला क्या बोलता है, अगर इलीगल माइग्रेंट नहीं है तो आप सिटीजनशिप ले सकते हैं किसी भी तरीके से। तरीके हैं इतने सारे जो आपको प्रूफ लगते हैं। तो बाय रजिस्ट्रेशन वो सिटीजनशिप अपनी ले लेंगे, बाय रजिस्ट्रेशन वो अपनी सिटीजनशिप ले लेंगे। तो इलीगल, आपको इलीगल जो वर्ड है, ये वर्ड आता कहाँ से है, इलीगल वर्ड पता कैसे लगा? इलीगल वर्ड के भी हमारे पास एक्ट हैं जिसके अंदर इलीगल मेंशन है। किसी का फॉरेन एक्ट है, यानी कि फ़ॉरेन से बिना किसी चीज़ के वो आ गया है, बिना पासपोर्ट के आ गया है, या फिर उसका पासपोर्ट ख़त्म हो गया है, उसका मतलब वैलिडिटी ख़त्म हो गई है, तो सबको इलीगल गिना जाता था। तो 1920 वाला 2 ही एक्ट हैं जिनसे इलीगल हम प्रूफ कर सकते हैं इंडिया के अंदर। और हमने कोई ट्रीटी भी साइन नहीं की हुई है, जैसे कोई रेक्टिफाई भी नहीं किया है आपकी कोई मतलब कि रिफ्यूजी ट्रीटी को भी रेक्टिफाई हमने इंडिया ने नहीं किया, तो हम इलीगली काउंट करते हैं। पर इस एक्ट के आने से ये 6 कम्युनिटियाँ 3 देशों से आई हैं, वो नॉट इलीगल माइग्रेंट, वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होंगे, यानी कि इन एक्ट के अंदर नहीं आएंगे। उनको फिर कैसे दी जाएगी, रजिस्ट्रेशन से या फिर नेचुरलाइजेशन से वो क्या ले सकते हैं, यहाँ की सिटीजनशिप ले सकते हैं, अलाउ कर दिया है उन्हें लेने के लिए। अब इसमें क्या है, क्वालिफाई को डाटा तो रखा होगा ना आपने, किस बेसिस पे आप दोगे। फॉर इंस्टेंट, इफ़ द पीपल रिसाइडिंग इन इंडिया फॉर ए ईयर एंड इफ़ वन ऑफ हिज पेरेंट्स इन द फॉर्म ऑफ इंडियन सिटीजन ही में अप्लाई द इंडियन सिटीजन बाय रजिस्ट्रेशन। अगर आप इंडिया में रह रहे हो कम से कम 1-1.5 साल से, ठीक है, आपका एक पेरेंट्स इंडियन सिटीजन है, तो आपके बाय रजिस्ट्रेशन से ले सकते हैं। सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन कैसे मिलती है, ये क्या होता है कि वन ऑफ द क्वालिफिकेशन इज़ दैट पर्सन इज मस्ट बी रिसाइडिंग इन इंडिया और हैज़ बीन सर्विस इन द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर 11 साल से वो सर्विस कर रहा है, तो वो भी नेचुरलाइजेशन से यहाँ पे ले सकता है। उसके बाद क्या है, अब इस बिल के अंदर क्या बात की गई, जो 6 कम्युनिटियाँ 3 देशों से आई हैं वो क्वालिफाइड करती हैं, क्योंकि बिल ने चेंज कर दिया है। और बिल ने एक चीज़ और कर दिया, जो 11 साल आपको रहना पड़ता था, उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर पाते थे, वो घटा के ही 5 साल कर दिए हैं। अगर आप 2014 से पहले आए हो और 5 साल से रह रहे हो इंडिया में, ठीक है ना, तो आप रजिस्ट्रेशन करा के अपनी क्या ले सकते हो, सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। प्रोविज़न क्या है इसमें, एक चीज़ और है कि जो इलीगल माइग्रेंट है, ये जो मतलब ये वाला पूरा जो सिस्टम है, 6 कम्युनिटी जो आई हैं, अगर ये कहीं त्रिपुरा, मिज़ोरम, शेड्यूल 6 में जो स्टेट आती हैं इसके अंदर रह रही हैं, तो आपको क्या मिलेगी, यहाँ पे अप्लाई ये रूल नहीं होगा, ठीक है, फिर चेंज कर दो, कहीं और आ जाओ। या फिर आप इनर लाइन परमिट के जो एरिया हैं, जो इनर लाइन परमिट एक्ट है, बंगाल और ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 एक्ट है, उन वाले एरिया में अप्लाई ये 2000 CA 2019 अप्लाई नहीं होगा। तो उन एरिया में आप रह रहे हो, क्यों नहीं होगा, बहुत सारे टच चलते हैं। अब मैं आपको एरिया बता देता हूँ। ये ब्लू वाले जितने बॉर्डरिंग टच एरिया, इधर म्यांमार का बॉर्डर पड़ता है चाइना का, ये सारे कौन से इनर लाइन परमिट वाले, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिज़ोरम हो गया, ये सारे कौन से इनर लाइन परमिट वाले। और फिर देखो, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम एक ऐसा है जो दोनों में आता है। मिज़ोरम एक ऐसा है जो दोनों में आता है, आपको ये याद रखना है। इनर लाइन परमिट में भी आता है और शेड्यूल 6 के अंदर भी आता है। शेड्यूल 6 क्या है, जो ट्राइबल एरिया, इन एरियाओं में, असम के अंदर बहुत सारे ट्राइबल एरिया हैं, देखो इसमें है ना, किट्टू असम, जे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वाले, खरबी, आपकी अंगुल और धीमा जो है वो ट्राइबल एरिया है, तो वहाँ पे भी अप्लाई नहीं होगा, आपको ये भी याद रखना है। फिर बोडोलैंड जो वाला एरिया असम में, उसमें भी बोडोलैंड है। मेघालय में 3 है, गैरो खासी, जयंती और ट्राइबल जो काउंसिल्स हैं, वहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। त्रिपुरा में भी हैं, तो वहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। एक तरह से बोल सकते हैं पूरे नॉर्थ ईस्ट में ही अप्लाई नहीं होगा। पर ये असम जो है, जिनकी ट्राइबल काउंसिल्स हैं, पूरे असम में नहीं, जिनकी जो शेड्यूल 6 में ट्राइबल काउंसिल्स आती हैं, छोटी छोटी जो सिटीज़ होती हैं,
उसी में। और इनर लाइन परमिट भी पूरे में नहीं होता, वो छोटी छोटी किसी किसी एरिया में होता है, तो ऊपर है स्टेट के अंदर, तो उसमें अप्लाई ये नहीं होगा। देखो इसमें लिखा है ना, मेघालय इज ऑलमोस्ट एंटायर स्टेट कवर अंडर शेड्यूल 6 एक्सेप्ट द पार्ट ऑफ शिलोंग, तो शिलोंग में हो जाएगा, तो शेड्यूल 6 में वो शिलोंग नहीं आता है। असम की 3 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल आती हैं शेड्यूल 6 में। मणिपुर एंटायर जो स्टेट है अंडर IIP, तो मणिपुर में तो पूरे में लागू नहीं होगा। अरुणाचल प्रदेश भी एंटायर आता है ILP में। नागालैंड भी एंटायर स्टेट आती है। त्रिपुरा का कुछ 70% जोग्राफिकल एरिया 6 शेड्यूल में आता है। ऐसा नहीं है सभी स्टेट पूरे आते हैं, तो आपको याद क्या रखना है, त्रिपुरा पूरा नहीं आता, और उसके बाद असम पूरा नहीं आता, और मेघालय का शिलोंग पार्ट नहीं आता, और सारा पार्ट ये आता है। तो आपको पता लग गया ये इनर लाइन परमिट वाले हैं, ये आपके कौन से हैं, ये आपके, ठीक है। तो आपको ये भी पता लग गया कौन से स्टेट कौन सी वाली हैं। ये आपके कौन से हो गए, ये हो गया आपके इनर लाइन परमिट वाले, और ये हो गया आपके ट्राइबल कौन से, मिज़ोरम दोनों में आता है। अब कंसर्न्स क्या है, मतलब कि प्रॉब्लम क्या है कि सबको नहीं दी जा रही। एक तो हमने 1985 में एक अकॉर्ड साइन किया था, आसाम अकॉर्ड। उसमें क्या होता है, जब लड़ाई हुई थी 1971 में, मतलब कि युद्ध हुआ था किस किस के बीच में, पाकिस्तान ये वो सबसे, तो कुछ रिफ्यूजी थे वो इधर आ गए थे पाकिस्तान मेघालय में। तो उसके बाद वहाँ के लोगों ने बोला कि इतने सारे रिफ्यूजी आ गए, हमारी नौकरी नहीं मिल रही है, ये वो। तो एक आसाम अकॉर्ड साइन किया गया था। कट ऑफ डेट 25 मार्च 1971 रखी गई थी कि उससे पहले जो लोग हैं जो यहाँ पे आते हैं, आसाम में रहते हैं, वही माने जाएंगे सिटीजन। उसके बाद वाले को किसी को सिटीजन नहीं माना जाएगा, उसको आसाम अकॉर्ड। अब क्या बोल रहे हैं कि चलो हिंदू ही आए थे बांग्लादेश से, वो रह रहे हैं। अब 2000 जो आपका CA आया 2019 वाला, वो क्या बोलते हैं, सबको सिटीजनशिप देगा, तो अब तो वो पक्के हो जाएंगे। तो वही एक इशू उठने लगा है। फिर NRC, अभी आपने आसाम में NRC कराया, ठीक है। कुछ लोगों को, हिंदू लोगों की जो बाहर से आए तो उनको भी बाहर निकाला, क्योंकि NRC कट ऑफ डेट आपने यही रखी थी। उन लोगों को बाहर निकाला तो वो नल एंड वॉइड मानी जाएगी। तब तो आप सिटीजनशिप दे रहे हो, तो अब उसमें से कितने लोग जो बाहर थे उनको रजिस्ट्रेशन करा के सिटीजनशिप ले लेंगे। फिर वॉयलेट करता है आर्टिकल 14 जो आपको इक्वलिटी बोलता है, मुस्लिमों को आउट रखा गया। हमारा इंडिया क्या करता है, प्रिंसिपल ऑफ सेकुलरिज्म को फॉलो करता है, तो वो सब चीज़ को आपको देखना चाहिए। लाइट ऑफ जो रिलीजन आपकी ओपन सेशन है वो स्टार्ट हो गया है। फिर एक्सक्लूड कर दिया है हमने हिंदू रोहिंग्या, ऐसा नहीं मुस्लिम रोहिंग्या नहीं, हिंदू रोहिंग्या भी हैं। फिर जो म्यांमार से आए हैं, फिर तमिल जो श्रीलंकन है, जो श्रीलंका से तमिल आया, उनको भी हमने इसके अंदर नहीं रखा है। फिर गवर्नमेंट का स्टैंड किया है कि हम पहली बार ऐसा नहीं कर रहे। एक तो अभी पहले भी हो चुका है कई बार ऐसा, पार्टीशन हुआ था इंडिया का ऑन द रिलीजियस लाइन, ऐसा बहुत बोला गया कि हिंदू वहाँ रहेंगे, मुसलमान यहाँ रहेंगे। फेलियर हुआ था जो नेहरू लियाकत पैक्ट हुआ था 1950 में, ठीक है, राइट टू द डिग्निटी ऑफ द माइनॉरिटी इन द पाकिस्तान, जो मतलब आपको, चलो ठीक है, हिंदू कुछ उधर रह गए थे, कुछ मुसलमान इधर रह गए थे, और प्रॉपर नहीं हो पाया। फिर एक आपका नेहरू लियाकत पैक्ट हुआ 1950 में, उसमें बोला गया ठीक है जो आपकी तरफ माइनॉरिटी हैं आप उन्हें संभाल के रखो, और हमारी तो जो माइनॉरिटी हम उनको संभाल के रखेंगे। पर पाकिस्तान बांग्लादेश नहीं कर पाया, उस पर खरा नहीं उतरा, तो हम इसलिए बिल लेके आए ये कि हम उनको बचाएंगे। अब फिर ऐसा पहली बार नहीं हुआ, पहले भी कर चुके हैं। पार्टीशन हुआ था जब, ठीक है ना, पार्टीशन के बाद पहली बार कब हुआ था कि जब इंदिरा आपके मुजीब पैक्ट हुआ था 1972 में। जब देखो क्या हुआ था, 1970 रिफ्यूजी इधर आ गए थे इंडिया में, अब उनको इंडिया में रखा जाएगा, तो उनको एग्री कर दिया गया था कि ऑब्जर्व 1.2 जो मिलियन रिफ्यूजी यानी कि 12 लाख के आसपास, उनको इंडिया में बोल दिया गया था चलो ठीक है इंडिया की सिटीजनशिप दे दो इनको, और इंडिया में रख लिया गया था। तो पहले भी किया गया था, हम पहली बार ऐसा नहीं कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट स्टैंड बोलती है। फिर मैंने एक डायग्राम से आपको बताता हूँ, ठीक है, वर यू आर बॉर्न इन इंडिया, वो कैसे पता लगाएंगे। जो सिटीजनशिप एक्ट है 2003, वो क्या बोलता है, डिफाइन करता है सिटीजनशिप बाय द वर्च्यू ऑफ बर्थ, आपको बर्थ से मिल सकती है। ऑल्सो रिकोगनाइज करता है कि लॉ कैटेगरी ऑफ ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, कि जो OCI हैं उनको क्या है। अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट है, आप यहाँ के हो, उसको प्रूफ कर देते हो, तो आपके पास सिटीजनशिप इंडिया की है। अगर नहीं कर पाते तो आपके आगे बढ़ जाओगे। आगे क्या बोला गया है कि आइदर ऑफ पेरेंट्स, ये कब ऐड हुआ था, ये आपका ऐड किया गया था 2003 में ऐड किया गया था कि आइदर ऑफ पेरेंट्स, उसमें से एक पेरेंट्स आपका इंडिया का है या नहीं है। देखो इसमें ये लिखा है कि अकॉर्डिंग टू द 2003 अमेंडमेंट जो किया गया था कि बोथ द पेरेंट्स मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, और भी है तो या तो दोनों पेरेंट्स हो। अब आपको पेरेंट्स हैं दोनों, तो उनकी भी सिटीजनशिप प्रूफ करनी पड़ेगी आपको, या फिर एक पेरेंट्स आपका इंडियन सिटीजनशिप हो, और ठीक है, और जो दूसरा जो उसका मतलब स्पाउस हो वो इलीगल माइग्रेंट ना हो, गलती मतलब इलीगल तरीके से ना आया हो, प्रॉपर तरीके से आया हो, प्रॉपर चैनल से, ठीक है। अगर आप उसको भी प्रूफ कर देते हो, ठीक है, तो आपको अपनी प्रूफ करनी पड़ेगी, मतलब अपने पेरेंट्स की सिटीजनशिप
अगर यस है अप्रूव कर पाए ठीक है तो यस आप इंडियन सिटीजन जुड़ जाओगे, अगर नहीं कर पाए तो फिर आप इलीगल माइग्रेंट है, फिर आगे बढ़ जाओगे। फिर आगे क्या होगा, बाय द मतलब इम्पास हो जाएगा, मतलब कि बेसिस ऑफ द बर्थ, अब बर्थ या ब्लड से तो नहीं हो रहा है। 2003 अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया गया था इलीगल माइग्रेंट। अब क्या किया जाएगा कि प्रोविजन रिलेटेड टू द सिटीजनशिप बाय द बर्थ एंड रजिस्ट्रेशन, पहले बर्थ से तब रजिस्ट्रेशन से भी आगे घुस जाओगे, ठीक है ना। विच आर फॉलोइंग आर यू, ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन अभी एक्ट चेंज हुआ ना, CA 2019 आया ना, तो उसमें कोई रजिस्ट्रेशन से दिया जा रहा है, तो अब आगे बढ़ जाओगे। अब बात आती है अगर आप इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, 3-6 कम्युनिटी से, ठीक है, और आप जो 2019 में लेके आए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान से आए, तो भी आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी, ठीक है ना। यस में आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी, चाहे आपके पास डॉक्यूमेंट हो या ना हो, या कोई वैलिड चीज़ हो या ना हो, आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी यस। अगर मुस्लिम हो तो नहीं मिलेगी आपको, फिर आपको रोक लिया जाएगा। चाहे यस है आपके पास कोई प्रूफ करने के लिए चीज़, चाहे नहीं है, चाहे लीगली एंटर हुए हो, चाहे लीगल एंटर हुए हो, पर आपको नहीं रखा जाएगा, सिटीजनशिप ही नहीं दी जाएगी, तो आपको बाहर ही रखा जाएगा। इनको डज नॉट मैटर, चाहे आप लीगली आए हो या इलीगली आए हो, कोई मैटर नहीं करता। इंडिया में आप आ गए हो तो आपको दे दी जाएगी। अब एलिजिबल फॉर सिटीजन इन द केस यू आर नॉट इमीडिएट, मतलब डिपोर्ट नहीं किया जाएगा। अगर आपको डिपोर्ट नहीं किया जाता, अब देखो इससे कुछ बाहर होंगे ना, इलीगल माइग्रेंट इससे बाहर जाएंगे, ठीक है, इनको सिटीजनशिप दे दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद एलिजिबल जो हो जाते हैं सिटीजनशिप के, ठीक है, और कुछ को अगर डिपोर्ट नहीं किया जाता, मतलब वापस नहीं भेजा जाता इमीडिएटली, तो उनके पास भी सिटीजनशिप लेने का प्रावधान है। उसमें कैसे है, जो ये लोग हैं इनके लिए तो 5 साल कर दिया, 5 साल आप इंडिया में रह लो, सिटीजनशिप आपको रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड कर देंगे। जो पहला जो हमारा एक्ट है, अगर कोई 11-12 साल से इंडिया के अंदर रह रहा है, ठीक है, उसने कोई ऐसा क्राइम भी नहीं किया है, तो उसको भी सिटीजनशिप देने का प्रावधान है हमारे यहाँ। लेस देन 5 ईयर तो इन्हीं के लिए है, जो लोग ये आए हैं, मतलब जो अमेंडमेंट में किया गया। बिटवीन 5 to 12 ईयर में भी जो 12 ईयर से ज़्यादा आसपास लोग रह रहे हैं, कोई भी कम्युनिटी हो, चाहे उसमें कोई कम्युनिटी का वो नहीं है, कोई भी कम्युनिटी हो, वो भी सिटीजनशिप ले सकते हैं, वो इंडिया के ऊपर होता है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर है, आप पढ़ लेना, फ्लो चार्ट में दे दिया। फिर WPI और CPI के बारे में बताऊँगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है और होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है। WCPI जो है 4 बेसिस पे निकलता है। देखो, एक तो इंडस्ट्रियल लेबर निकलता है, फिर रूरल लेबर निकालता है, फिर अर्बन लेबर निकलता है, एक लेबर और अर्बन रूरल लेबर कंबाइन वाला निकलता है। जो तीनों लेबर वाला है, इंडस्ट्रियल लेबर हो गई, रूरल वर्कर हो गए, या फिर अर्बन वर्कर या लेबर बोल दो, ये लेबर मिनिस्ट्री निकालती है आपका। और नीचे वाला जो है कंबाइन वाला, ये निकालता है CSO, सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन। तो ये भी आपको थोड़ा याद रखना है। अब डिफरेंस क्या है इसमें, एक तो डेफिनेशन क्या है, होलसेल, तो होलसेल से जो चीज़ आप खरीद के लाते हो होलसेल लेवल पे। अब CPI क्या है, जो रिटेलर आपको बेचता है, जिसे आप दुकान से डायरेक्ट खरीद के आप लाते हो कंज्यूम करने के लिए, उसे ये बोलते हैं। फिर पब्लिकिंग, जो आपकी पब्लिशिंग ऑफिस कौन है, इसको कौन निकालता है, इसको निकालता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर के अंदर। इसको कौन निकालता है, इसको निकालता है CSO, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक के अंदर आता है, प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंट लेबर ब्यूरो एंड लेबर ब्यूरो। देखो, लेबर ब्यूरो ऊपर के 3 निकालता है ना, और कंबाइन वाला CSO निकालता है, तो ये भी आपको बरतना है। CPI, अगर CPI पूछेगा तो CPI कौन निकालता है, CSO निकालता है, ये लिखना है आपको। जो आपका WPI है गुड्स को देखता है ओनली, पर जो CPI गुड्स एंड सर्विस को, दोनों को काउंट करता है। इन्फ्लेशन मेजर, पहली मतलब फर्स्ट स्टेज ऑफ द ट्रांजेक्शन, मतलब पता ही है आपको, फैक्ट्री से कोई सामान बना, वो होलसेलर के पास आ गया, होलसेलर के से रिटेलर के पास चला गया। अब रिटेलर क्या करेगा, उसे कंज्यूमर को बेच देगा, जो कंज्यूम करके खा लेगा उस चीज़ को, वो फाइनल स्टेज ऑफ ट्रांजेक्शन होता है। प्राइस पेड बाय द, इसमें कौन प्राइस पेड करेगा, मैन्युफैक्चरर जो होगा उसने बनाया, और होलसेलर होगा WPI में वही होंगे। इसमें कौन होगा, कंज्यूमर होगा, ठीक है ना। रिटेलर से कौन लाएगा, कंज्यूमर खरीद के लाएगा, ये सारी बात है। अब टाइप्स ऑफ कमोडिटी जो इसमें कवर्ड की गई हैं, इसमें क्या, मैन्युफैक्चरिंग इनपुट, इंटरमीडिएट्स, गुड्स, बस गुड्स हैं ओनली, जैसे मिनरल्स हो गया, मशीनरी होगी, सब कुछ काउंट है। पर इसमें क्या है, इसमें सर्विस प्लस गुड्स दोनों है CPI के अंडर। इसमें एजुकेशन भी आएगा, कम्युनिकेशन भी आएगा, ट्रांसपोर्टेशन भी आएगा, सब चीज़ आएंगी, फूड भी आएगा, बेवरेज, हाउसिंग, मेडिकल केयर, सब आएगा। इसका बेस ईयर 2011-12 है, इसका 2012 है, बेस ईयर वॉज द रिवाइज, इसका रिवाइज किया गया 2012 किया गया। और RBI किसका यूज़ करता है, RBI यूज़ करता है CPI का, क्योंकि इसमें गुड्स और सर्विस दोनों आते हैं एक तरीके से। पहले WPI का यूज़ करता था, और इससे रियल मतलब एक तरह से इन्फ्लेशन पता लगती है, क्योंकि लोग खरीद के ला रहे हैं ना। इससे क्या पता लगे कि रिटेलर को उसने महंगा बेचा, कंज्यूमर उसने और महंगा बेचा, पता लगा रिटेलर 5 रुपये में बेचा, उसने ये रिटेलर ने मतलब सॉरी होलसेलर प्राइस ने 5 रुपये का ख़रीदा,
ठीक है ना। तो हम इस बेस पे कैसे ले सकते हैं, अब उसको रिटेलर को बेचेगा 6 रुपये में, अब वो बेचेगा 7 रुपये में, तो एट द पॉइंट तो 7 रुपये की होगी, और यहाँ हम नोट करेंगे 5 रुपये की। तो अच्छा तरीका कौन सा माना जाता है, वो CPI माना जाता है, और इसमें गुड्स और सर्विस दोनों आती हैं। तो आपको ऐसे भी याद रखना है, अच्छा तरीका वो है। टेलीग्राम ग्रुप ये है, आप फॉलो कर सकते हैं, UPSC_Hindu पे जाके आपको ग्रुप मिल जाएगा, आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।